क्या आप जानते हैं कि सरकार जब बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया खर्च करती है तो देश की अर्थव्यवस्था में 2.5 से 3.5 रुपए की वापसी होती है। ये सिर्फ सड़कें और पुल बनाने की बात नहीं है, ये भारत के विकास के लिए एक नया इंजन तैयार करने जैसा है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के एक बहुत ही जरूरी अध्याय निवेश और बुनियादी ढांचा की गहराई में उतरने वाले हैं। हम इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हो सके तो हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका छोटा सा योगदान हमें ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहने की हिम्मत देता है और हमारे सभी मौजूदा सदस्यों का दिल से शुक्रिया। तो आज का हमारा मिशन इस अध्याय को पूरी तरह से खंगालना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति कैसे देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने को हकीकत में बदल रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के विकास कहानी का हीरो क्यों माना जा रहा है? अचानक इस पर इतना जोर क्यों? देखिए, पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर वित्त वर्ष 2020 के बाद, सरकार ने सरकारी खजाने से होने वाले पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अच्छा। और ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। देश के लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी नेटवर्क को एक साथ एक योजना के तहत आधुनिक बनाना। जब आप कहती हैं बहुत ज्यादा ध्यान दिया है तो इसका मतलब आंकड़ों में क्या है? ये निवेश कितना बड़ा है? ये वाकई में बहुत बड़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर वित्त वर्ष 2022 में जो लगभग 5.92 लाख करोड़ रुपए था, हाँ, वो वित्त वर्ष 2026 के बजट में बढ़कर 11.12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। बाप रे, मतलब कुछ ही सालों में लगभग दोगुना। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा, इसका असर जबरदस्त होता है। हर रुपया अर्थव्यवस्था में कई गुना बनकर लौटता है। क्या इस बड़े बदलाव के पीछे कोई मास्टर प्लान है या बस अलग अलग मंत्रालय अपना काम कर रहे हैं? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आया है। अब 2 बड़े स्तंभ हैं, पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति। पीएम गति शक्ति, इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं। ये है क्या असल में? ये एक तरह का सुपर प्लेटफॉर्म है जो सारे मंत्रालयों, सड़क, रेल, पोर्ट्स को एक साथ लाता है ताकि सब मिलके योजना बनाएं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि अगर कहीं पोर्ट बन रहा है तो वहां तक रेल और सड़क की कनेक्टिविटी पहले से ही प्लान हो। अच्छा, तो मतलब पहले ये सब अलग अलग होता था? हाँ, जिससे बहुत देरी और बर्बादी होती थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही बदल गया है। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील तक सीमित नहीं रहा है ना? बिल्कुल सही। अब इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई भी शामिल है। सोचिए, यूपीआई, आधार, फास्टैग, ये सब डिजिटल सड़कें और पुल हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी और अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। सही कहा। साथ ही अब पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए स्वच्छ ऊर्जा जैसे सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी उतना ही जोर है। ये सब मिलकर भारत की ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं। तो इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा निवेश, सवाल उठता है कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या ये सब सरकार की जेब से जा रहा है? नहीं, और यही एक और बड़ा बदलाव है। पहले हम ज्यादातर बैंकों के कर्ज पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। इसमें नए नए वित्तीय तरीके अपनाए जा रहे हैं। नए तरीके जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स इनविट्स। ये सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। हाँ, पर इन्हें आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये म्यूचुअल फंड की तरह है, लेकिन ये स्टॉक्स में नहीं बल्कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, पावर प्लांट्स में निवेश करते हैं। आम लोग भी इनमें पैसा लगाकर देश के निर्माण में भागीदार बन सकते हैं। और आंकड़े बताते हैं कि ये मॉडल हिट हो रहा है। अच्छा। हाल ही में इन तरीकों से अप्रैल से नवंबर 2025 तक लगभग 13,893 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। मतलब अब सिर्फ बैंकों पर निर्भरता कम हो रही है? हाँ, इस क्षेत्र में नियमों को लेकर भी कोई सुधार हुए हैं। हाँ, आरबीआई ने हाल ही में प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शंस 2025 जारी किए हैं। इसका मकसद है कि बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन देने की प्रक्रिया को और पारदर्शी और मजबूत बनाया जाए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में देरी होती है तो उससे कैसे निपटा जाए और बैंकों का पैसा फंसे नहीं। एकदम सही। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी की क्या कहानी है?
हम इसके बारे में सालों से सुन रहे हैं। पीपीपी अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत प्राइवेट निवेश खींचने के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है। अच्छा, तो हमारे पास कौन-कौन से सफल मॉडल हैं? हमारे पास बीओटी, एचएएम और टीओटी जैसे कई सफल मॉडल हैं। एक मिनट, ये बीओटी, एचएम, टीओटी क्या है? आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। बीओटी का मतलब है बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। यानी एक प्राइवेट कंपनी सड़क बनाती है, कुछ सालों तक टोल वसूल कर अपना खर्च और मुनाफा निकालती है और फिर सरकार को सौंप देती है। ओके। एचएएम यानी हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल में सरकार प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा पहले देती है और बाकी पैसा कंपनी को किश्तों में चुकाती है। इससे कंपनी का जोखिम कम हो जाता है। और टीओटी? और टीओटी यानी टोल ऑपरेट ट्रांसफर में सरकार पहले से बनी बनाई सड़क को एक प्राइवेट कंपनी को एक मुश्त रकम के बदले कुछ सालों के लिए टोल वसूलने का अधिकार दे देती है। अच्छा, तो ये अलग-अलग प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग मॉडल हैं, लेकिन कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो देश के लिए तो ज़रूरी हैं, पर शायद किसी कंपनी को उनसे सीधा-सीधा कमाई ना दिखे। उनका क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ योजना चलाती है। इसके तहत सरकार प्रोजेक्ट की लागत का एक हिस्सा खुद देती है ताकि वो प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी के लिए आकर्षक बन जाए। अच्छा। खास तौर पर सामाजिक क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स में ये बहुत मददगार साबित होता है। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसे हम रोज देखते हैं। शुरुआत सड़कों और हाईवे से करते हैं। क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ तो एक तरह की क्रांति चल रही है। पिछले एक दशक में हाई स्पीड कॉरिडोर यानी तेज रफ्तार वाली सड़कों का नेटवर्क 550 किलोमीटर से बढ़कर 5,364 किलोमीटर हो गया है। करीब करीब 10 गुना की बढ़त। जी हाँ, अब बंदरगाहों को सीधे औद्योगिक गलियारों से जोड़ने पर फोकस है ताकि माल तेजी से आ जा सके। और शहरों के अंदर जो जैम लगता है उसका कुछ हो रहा है? हाँ, उसके लिए 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के चारों ओर रिंग रोड बनाने की एक नई नीति आई है। साथ ही टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। अब सड़क का सर्वे ड्रोन से होता है और सड़कों के गड्ढों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़कों से अब देश की लाइफलाइन यानी रेलवे पर आते हैं। वहाँ क्या बदलाव दिख रहे हैं? रेलवे भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगभग पूरा रेल नेटवर्क अब बिजली से चलने लगा है, 99.1%। अरे वाह! इससे प्रदूषण भी कम होता है और डीजल का खर्च भी बचता है। नेटवर्क को बढ़ाने की रफ्तार भी 2014 के बाद से 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। और वो हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स जैसे वंदे भारत और बुलेट ट्रेन, उनकी क्या स्थिति है? 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें अब पटरियों पर दौड़ रही हैं। 1321 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट्स जैसा बनाया जा रहा है। और बुलेट ट्रेन? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन का भी 55% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। लेकिन एक और चीज है जो शायद उतनी ग्लैमरस नहीं पर बहुत जरूरी है, वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी। डीएफसी, ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, दशकों से हमारी पैसेंजर ट्रेनें और माल गाड़ियां एक ही ट्रैक पे चलती थीं, जिससे एक तरह का ट्रैफिक जैम लगा रहता था। डीएफसी माल गाड़ियों के लिए एक अलग सुपर हाईवे बनाने जैसा है। अच्छा। इसका 96% से ज्यादा हिस्सा अब चालू हो गया है, जिसका नतीजा ये है कि माल अब अपनी मंजिल तक पहुंचने में आधा समय ले रहा है। और पैसेंजर ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली हो गया? बिल्कुल, जिससे वो भी समय पर चल पा रही हैं। ये तो सच में गेम चेंजर है। अब आसमान की ओर देखते हैं। हवाई सफर में क्या हो रहा है? हवाई सफर अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। उड़ान योजना के तहत 588 नए रूट शुरू किए गए हैं जो छोटे छोटे शहरों को हवाई नक्शे पर ले आए हैं। यात्री और कार्गो दोनों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है और डिजी यात्रा जैसे प्रयासों से एयरपोर्ट पर चेक इन का अनुभव भी बहुत आसान और तेज हो गया है। भारत की लंबी तटरेखा और नदियां भी तो हैं। बंदरगाहों और जलमार्गों के मोर्चे पर क्या हो रहा है? बंदरगाहों पर माल संभालने की क्षमता यानी कार्गो हैंडलिंग वित्त वर्ष 2015 के 1052 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 1603 मिलियन टन हो गई हैं। और सबसे जरूरी बात, जहाजों का औसत टर्न अराउंड टाइम, मतलब एक जहाज को पोर्ट पर आकर माल उतारकर वापस जाने में लगने वाला समय। सही, वो समय 43 घंटे से घटकर अब सिर्फ 30 घंटे रह गया है। ये तो व्यापार के लिए बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि समय ही पैसा है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय जलमार्गों पर भी माल की ढुलाई 8 गुना बढ़ गई है। ये न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ये तो बड़ा दिलचस्प जुड़ाव है। इसका मतलब ये हुआ कि नदियों को परिवहन के लिए इस्तेमाल करना सिर्फ व्यापार के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि ये देश की बड़ी समस्याओं जैसे बाढ़ और सूखे के प्रबंधन से भी जुड़ सकता है। एकदम सही। ये एक बहुआयामी रणनीति का हिस्सा है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जो इस सारे विकास को ऊर्जा देती है, यानी पावर सेक्टर। बिजली के क्षेत्र में क्या चल रहा है? यहाँ भी कहानी अच्छी है। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 509 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। लेकिन क्षमता से ज्यादा जरूरी है बिजली की उपलब्धता। अब ग्रामीण इलाकों में भी औसतन करीब 22.8 घंटे और शहरी इलाकों में लगभग 24 घंटे बिजली मिल रही है। और सुधारों के मामले में बिजली कंपनियों का घाटा एक बड़ी समस्या रही है। हाँ, उसके लिए लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स 2022 जैसा एक बड़ा सुधार किया गया है, जिससे बिजली वितरण कंपनियों का बकाया काफी कम हुआ है। ओके। और एक नई सोच इंडिया एनर्जी स्टैक यानी IES की भी है। ये कुछ UPI जैसा होगा, जो उपभोक्ताओं को ये अधिकार देगा कि वो अपना डेटा शेयर करके बेहतर बिजली सप्लायर चुन सकें। अरे वाह, ये तो क्रांतिकारी हो सकता है। और हरित ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारे कदम कितने तेज हैं? बहुत तेज। हमारी कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता अब 253.96 गीगावाट हो गई है और हाल ही में सिर्फ 8 महीनों में रिकॉर्ड 34.56 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी सालाना बढ़त है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सोलर का? जी, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान था। PM कुसुम जैसी योजनाएं किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने और बेचने में मदद कर रही हैं। तो मतलब हम सिर्फ ऊर्जा बना ही नहीं रहे, बल्कि ऊर्जा बनाने के तरीके को भी बदल रहे हैं। ये भारत की उस बड़ी चुनौती का जवाब है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान कैसे रखा जाए। एकदम सही कहा आपने। तो हमने भौतिक हाईवे की बात कर ली, अब डिजिटल हाईवे की ओर बढ़ते हैं। दूरसंचार यानी टेलीकॉम सेक्टर में तो जैसे एक विस्फोट हुआ है। बिल्कुल, आप आंकड़ों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। 2014 में जहां देश में 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, आज वो 101 करोड़ को पार कर चुके हैं। 4 गुना की बढ़त। जी, और टेलीफोन कनेक्शन भी 1.23 बिलियन से ज्यादा है। इस क्रांति की सबसे बड़ी वजह तो शायद डेटा की कीमतें हैं। निश्चित रूप से। 2014 में जहां 1 GB डेटा करीब 300 रुपए का मिलता था, हाँ, याद है मुझे। आज उसकी कीमत 8.27 रुपए प्रति GB है। इसी वजह से आज एक औसत भारतीय हर महीने 25 GB से ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहा है। और 5G 6G का क्या भविष्य है? देश के 99.9% जिलों में 5G पहुंच चुका है, जो दुनिया के सबसे तेज रोल आउट में से एक है। और हम यहीं नहीं रुक रहे। भारत 6G विजन के साथ हम अगली पीढ़ी की तकनीक में दुनिया को रास्ता दिखाने का लक्ष्य रख रहे हैं। और गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट परियोजना भी 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ चुकी है। और इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव यानी डेटा सेंटर इस पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ है। जैसे जैसे हम ज्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने की जरूरत बढ़ रही है। अनुमान है कि 2030 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता आज के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हो जाएगी। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सामाजिक पहलू भी तो है, जो सीधे आम आदमी की जिंदगी को छूता है। हाँ, और अब ध्यान इसी पर केंद्रित हो रहा है। अब सिर्फ संपत्ति बनाने पर नहीं, बल्कि सर्विस डिलीवरी पर जोर है। जैसे जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ पानी की टंकी बनाना मकसद नहीं है, बल्कि हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना लक्ष्य है। बिल्कुल। और कुछ नए क्षेत्र भी उभर रहे हैं। जी, पर्यटन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा फोकस एरिया है, क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर विकास और रोजगार बढ़ता है। इसके अलावा स्पेस सेक्टर यानी अंतरिक्ष का क्षेत्र एक और उभरता हुआ सितारा है। प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भागीदारी से भारत इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बन रहा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका सार क्या है? सार ये है कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति अब 3 चीजों पर टिकी है। स्केल मतलब बड़े पैमाने पर काम, इंटीग्रेशन मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ हो, और क्वालिटी यानी विश्व स्तरीय निर्माण। और सरकार का भारी भरकम खर्च एक चिंगारी का काम कर रहा है, जो निजी निवेश को भी अपनी ओर खींच रहा है। और इसका असर जमीन पर दिख रहा है।
हाँ बिल्कुल, सफर का समय घट रहा है, माल तेजी से पहुंच रहा है और लॉजिस्टिक्स में हमारी परफॉर्मेंस सुधर रही है। पीएम गति शक्ति ने योजनाओं को बनाने के तरीके को ही बदल दिया है। अब मंत्रालय अलग-अलग नहीं बल्कि मिलकर काम करते हैं। और भविष्य की दिशा क्या है? भविष्य की दिशा सिर्फ सड़कें और पुल बनाने से आगे की है। अब फोकस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली और भविष्य की तकनीकों को अपनाने पर है। मतलब अगर हम निवेश की इस रफ्तार को बनाए रख पाएं और विकास को पर्यावरण और डिजिटलीकरण जैसे लक्ष्यों से जोड़कर चलें, तो विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर साकार होगा। तो हमने देखा कि सरकार और कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं और नीतियां बना रही हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं। विकसित भारत के लिए इस बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हम कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करके, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करके और डिजिटल साक्षरता को अपनाकर इस विकास यात्रा में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो मेंबरशिप के जरिए हमें सपोर्ट करें। इस अध्याय के मुफ्त नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं और हमारे लीजेंड सदस्यों के लिए प्रीमियम नोट्स और मॉडल उत्तर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर हैं। उन्हें जरूर देखें। आपके लाइक्स, शेयर और कमेंट्स हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।